हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, ये हमारा एक्जिमा सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जिमा के लक्षण की, किस तरह से एक्जिमा स्टार्ट होकर एक्यूट से क्रॉनिक फेज पे जाता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, और एक्जिमा के टाइप्स की। तो उन टाइप्स के बारे में हम कॉमन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जब आपको एलर्जी होनी होगी, एक तो आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई रहेगा, तो ड्राई स्किन वालों को एलर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई स्किन में जो स्किन का बैरियर फंक्शन है, जो ऊपर से स्किन जो आपके एक तरह से बैरियर का काम करता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं उनका कांटेक्ट स्किन से बढ़ जाता है और उनके कांटेक्ट होने की वजह से जो स्किन का जो सिस्टम था, इम्यून सिस्टम, वो रिएक्ट करने का जो उसका तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो शरीर के सूखेपन से, स्किन के सूखेपन से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है खुजली का। खुजली रहने लग जाती है। अब शुरू में वो खुजली कम रहेगी, थोड़ी सी देर के लिए रहेगी, बाद में वो खुजली बार बार होने लग जाती है, लंबी रहने लग जाती है। खुजली के बाद नंबर आता है हल्के फुल्के दाने बनने लग जाते हैं, लाल दाने या स्किन के कलर के दाने। शुरू में ये दाने दूर दूर होते हैं, बाद में धीरे धीरे दानों का आकार भी बढ़ता है, दो दाने आपस में मिलने भी लग जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा निशान बना लेते हैं। तो लाल और उठा हुआ निशान बन जाता है जिसमें दाने होते हैं। अब ये दाने ठोस भी हो सकते हैं और कभी कभार इन दानों में पानी भी हो सकता है, पानी दिख भी सकता है इवन, मतलब ऊपर से एक बिल्कुल पानी भरा हुआ दाना है। या ठोस है तो ठोस को भी अगर आप स्क्रैच करेंगे तो उसमें से हल्का फुल्का पानी जैसा पदार्थ निकल सकता है। तो इसको उजिंग बोलते हैं। तो ये जो तीनों लक्षण थे, स्किन का ड्राई होना, खुजली होना, रैश होकर के और ये जो निशान बन गया और पानी आना, ये है एक्जिमा की स्टार्टिंग। ज़्यादातर केसेज में ये लक्षण प्रेजेंट होते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास सालों बाद आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, लेकिन ज़्यादातर केसेज में ये सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रेजेंट ना हो। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से या तो स्किन अपने आप वापस से इसको कंट्रोल कर लेती है, या आपका जो भी एक्सपोजर था, एलर्जन से कांटेक्ट हट गया तो स्किन वापस कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ये चीज़ एक्यूट से, ये जो भी सारा लक्षण था ये एक्यूट एक्जिमा का था। अब यहाँ से ये सब एक्यूट होते हुए क्रॉनिक की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है। तो उसमें क्या आता है लक्षण, उसमें हल्की फुल्की एक तो पपड़ी आने लग जाती है, चमड़ी कटी फटी रहने लग जाती है, जो चमड़ी की मोटाई है वो बढ़ जाती है, जो लालपन निशान थे वो लाल से भूरे की तरफ कन्वर्ट होने लग जाते हैं, या पिगमेंटेड यानी भूरे या काले निशान होने लग जाते हैं। तो इस तरह से एलर्जी आगे प्रोग्रेस करती है। और एक बार क्रोनिक फेज में जाने के बाद, जब क्रोनिक फेज क्या होती है, जब आपका स्किन बिल्कुल एकदम मोटी लेदर जैसी हो गई है, काली पड़ गई है, वहाँ पर स्किन की जो क्रीजेस थी वो बहुत मोटी मोटी दिखने लग गई है और पपड़ी रहने लग गई है, तो ये एक स्किन के एलर्जी के क्रॉनिक स्टेज का इससे हमें पता लगता है। और यहाँ से एलर्जी को कंप्लीटली रिकवर करना या हमेशा के लिए ख़त्म करना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि यही सीक्वेंस आपको मदद करेगा आपके घर पर एक्जिमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। क्या करना है, कौन सा स्टेप सेलेक्ट करना है, उसको पता करने के लिए। अब एक एक एक्जिमा के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एटोपिक एक्जिमा जो होता है ये ज़्यादातर समय बच्चों में होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके शुरू के महीने से लेकर के स्टार्ट हो सकता है। शुरू में जो लक्षण आते हैं, बच्चे के गालों पर हल्की सी लालिमा और कुछ दाने रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये जो दाने हैं ये चेहरे के साथ साथ सर में या अपने जो बॉडी फोल्ड्स होते हैं, ये कोहनी के पास में जो बॉडी फोल्ड होता है या घुटनों के पीछे की तरफ जो बॉडी फोल्ड होता है, यहाँ पर रैशेज रहने लग जाती हैं। और ये जो पैटर्न है वो 1 से 2 साल तक चलता है, बॉडी फोल्ड्स का इन्वॉल्व होना। अब इसके बाद में धीरे धीरे ये जो रैश है 1 से 2 साल के बाद में ये फोल्ड्स के साथ साथ बाहर में बोनी प्रोमिनेंसेस पे, यानी कोहनी के आसपास या घुटनों के आसपास, जब बच्चा चलने लग जाता है घुटनों के बल, तो इन जगह पर भी, या टखनों के आसपास या अपनी लेग में बाहर की तरफ जो रहती है वहाँ पर एलर्जी रहने लग जाती है। लक्षण वही होंगे, सूखापन, लालपन, छोटे छोटे दाने मिलके बड़े दाने बने,
पानी का आना, चिपचिपा सा रहना, फिर उसके बाद पपड़ी आना और चमड़ी का मोटा हो जाना। ये लक्षण वही रहेंगे लेकिन जगह चेंज होती रहती है। और जब बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया या और बड़ा होता जाता है जैसे जैसे, और अगर एलर्जी ख़त्म नहीं होती है तो फिर ये शरीर पे बिखरी हुई रूप में हो सकती है, यानी कहीं पर भी हो सकती है। तो ये होती है एटोपिक एक्जिमा, मोस्ट कॉमन एक्जिमा है और बच्चों में ज़्यादा होता है। दूसरा नंबर है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, इसको पोम्फोलिक्स भी बोलते हैं। इसमें ये टिपिकली हाथों पर और पैरों पर ज़्यादा होता है। तो इसमें एक हल्की हल्की सी डीप सीटेड वाटर फील्ड बम्प्स बनती हैं, पानी के भरे हुए दाने बनते हैं, लेकिन वो चमड़ी के अंदर होते हैं। आपको जब शुरू में स्टार्ट होगा तो खुजली से स्टार्ट होगा, आपको महसूस होगा कि अंदर कुछ हो रहा है, कुछ दाना सा बन रहा है। धीरे धीरे अगले 4 से 5 दिन में वो दाना बाहर आता है और जब तक वो फट नहीं जाता या उससे वो फ्लूइड निकल नहीं जाता, जब तक वो इचिंग सेंसेशन बंद नहीं होता। और पेशेंट का एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बन जाता है कि उसको लगता है कि इसको फोड़ने से मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी, तो वो उसको खुजली कर करके फोड़ लेता है, लेकिन उससे बीमारी के कोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जनरली अंगुलियों के साइड में, हथेली पर या तलवों में होता है। इन पेशेंट्स में कई बार पसीने ज़्यादा आने की शिकायत साथ में हो सकती है। कई बार जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो बहुत बड़े बड़े छाले भी बन जाते हैं पैरों में, और जब ये क्रॉनिक फॉर्म लेता है तो स्किन का कटना फटना या पपड़ी आना, दरारें चलना हथेली और तलवों में, इस तरह से ये प्रेजेंट कर सकता है। एस्टियोटिक एक्जिमा और न्यूमुलर एक्जिमा, ये दोनों एक्जिमा बड़ों में ज़्यादा होती है। एस्टियोटिक एक्जिमा तो ड्राई स्किन की वजह से स्किन का हल्का फुल्का सा कटा फटा होना, हल्की फुल्की सी पपड़ी, हल्का फुल्का सा लालपन, ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। न्यूमुलर एक्जिमा में सिक्के जैसे जो गोल चकत्ते बनते हैं, संख्या कम रहती है, 2, 4, 5, 7 ही बनते हैं और पैरों के आसपास, हाथों के आसपास ज़्यादा होता है। स्टेसिस एक्जिमा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टेसिस, ये अपने जो पैर होते हैं उसमें भी स्पेशली अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो खड़े रहने का काम करते हैं या भारी वजन उठाने का काम करते हैं लंबे समय तक खड़े रहकर। तो उन लोगों में क्या होता है कि जो अपना खून का प्रवाह है, जो वेन के थ्रू वापस हार्ट की तरफ आना होता है, वो पूरी तरह से आ नहीं पाता, वो पंप नहीं हो पाता, क्योंकि लंबे टाइम तक खड़े रहने से वेन के पंप करने की पावर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो खून वहीं इकट्ठा रहने लग जाता है। अब वो खून वहाँ अगर एक जगह पे बैठा रहेगा और फिर भी अगर उसका प्रेशर कम नहीं हुआ, यानी आदमी ने रेस्ट नहीं किया, अपने पैरों को रेस्ट नहीं दिया, तो वो जो वेन है उससे रिस्क चमड़ी में आएगा और उसमें एक हीमोसिड्रिन करके मटेरियल होता है, जिसकी वजह से स्किन रिएक्ट करती है, एलर्जी होती है, स्किन के ऊपर एक हल्का सा भूरापन, लालपन आ सकता है और खुजली चलती है। इसको स्टेसिस एक्जिमा बोलते हैं। इसके अलावा कई बार हम डायग्नोसिस में पामो प्लांटर एक्जिमा, हैंड एक्जिमा या प्लांटर एक्जिमा या इसके अलावा आईलिड एक्जिमा, ड्राई डिस्कोइड एक्जिमा, इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं। तो इसमें जो कॉजेज होते हैं वो ज़्यादातर समय एंडोजीनस होते हैं। साइट के हिसाब से हम डायग्नोसिस को टैग करते हैं और जो लक्षण होते हैं वो एक्यूट जैसे भी हो सकते हैं और क्रोनिक जैसे भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे कॉन्टैक्ट एक्जोजीनस, जो बाहर के फैक्टर से होने वाली बीमारियां, एलर्जियां हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में। इसमें 2 तरह की होती हैं, एलर्जिक और इरिटेंट। स्किन जो बाहर से संपर्क में आ रही है जिस भी चीज़ के, वो 2 तरह से संपर्क में आ सकती है। उसमें से कुछ इरिटेंट्स होते हैं, कुछ एलर्जेंस होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जो समझ लीजिए कि जो इरिटेंट्स होते हैं वो जहाँ टच में आएंगे केवल वहीं एलर्जी होगा। सपोज आपने मेहंदी लगाई तो आपने जहाँ जहाँ मेहंदी लगाई एलर्जी केवल वहीं होगी, उससे बाहर नहीं होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। और एलर्जेंस में क्या होता है कि आप संपर्क में आए एक जगह, लेकिन जो एलर्जी है वो पूरे शरीर पर हो रही है या जहाँ पर आप संपर्क में आए उसके बाहर भी हो रही है। तो इन दोनों में बड़ा बड़ा डिफरेंस यही होता है। इरिटेंट लिमिटेड होती है, एलर्जिक लिमिटेड नहीं होती है, मतलब बाहर भी हो सकती है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से बाहर भी हो सकती है। इरिटेंट में जैसे ही आपने इरिटेंट को हटा लिया वो फास्ट रिजॉल्विंग होती है, सही हो सकती है फटाफट। एलर्जिक क्रोनिक भी हो सकती है, लंबी भी चल सकती है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। जो सीमेंट वर्कर्स होते हैं उनमें हाथ में ऊपर की तरफ एलर्जियां ज़्यादा होती है, इस तरफ
यहाँ पर। जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं उनमें हाथों के यहाँ पर एलर्जियाँ ज़्यादा होती है। जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो ग्लव्स पहनते हैं उनमें भी ऊपर की तरफ और यहाँ तक लिमिटेड, कलाई तक लिमिटेड होती हैं, दोनों तरफ हो सकती हैं। ये तो हैंड एक्जिमा वाले। जो इलेक्ट्रिक वायर हैंडल करने का या कुछ होल्डिंग होता है, बाइक का जो हैंडल होता है उसमें रबड़ होता है, ड्राइविंग स्टीयरिंग में जो रबड़ होता है, तो उसके हिसाब से जो पैटर्न बनता है उससे पता लगाया जाता है। डिटर्जेंट वाले जो हाउस वाइफ्स होती हैं जिसमें डिटर्जेंट से एलर्जी होनी होती है हाथों में, उसमें हाथ अंगूठे के आसपास वाली ये जगह और ये वाली जगह जो होती है पकड़ने की, जो डिटर्जेंट को पकड़ने का जो स्टाइल होता है उसके हिसाब से पता लगता है। सब्जियां काटने की वजह से जो एलर्जी होती हैं वेजिटेबल से, वो इस हाथ में जिसमें आपने सब्जी को हैंडल होल्ड किया है ना, जैसे इस हाथ से आप चाकू पकड़ते हैं, इस हाथ से आप सब्जी पकड़ते हैं, तो ये वाली जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के पास वाली जो स्किन है, ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, लेकिन कभी कभार ये वाली पार्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये कॉमन हैंड एक्जिमा के पैटर्न है। जो हम पेशेंट से जब ऑक्यूपेशन पूछते हैं या उसके पूरे दिन का शेड्यूल पूछते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा एक हेयर डाई वाली जो एलर्जी होती है वो स्कैल्प में ज़्यादा होती है। स्कैल्प के अलावा कई बार पेशेंट हमसे बोलते हैं कि सर डाई की एलर्जी है तो सर के अलावा बाकी जगह पे क्यों हो रही है। तो जब आप डाई को वॉश करते हैं तो वो जो डाई वाला पानी जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ टच होगा हेयर डाई वाला पानी, वहाँ वहाँ एलर्जी हो सकती है। और जब अगर सीवियर एलर्जी होनी होती है तो वो चाहे आपने सर में लगाई हो, लेकिन वो बाकी जगह पे भी, जैसा मैंने बोला ना एलर्जिक वाली जो कैटेगरी है उसमें बाहर भी हो सकती है। मेटल वाली जो एलर्जियाँ होती हैं उसमें ईयर रिंग्स, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली ईयर रिंग्स हो गया, साड़ी की पिन हो गई, कंगन हो गए हाथ में, ये नेकलेस हो गया, कमरबंद हो गया, तो या फिर इनर गारमेंट्स के हुक हो गए, उन जगह पर मेटल वाली एलर्जियां होती हैं। बॉयज़ में बेल्ट का जो पार्ट रहता है वहाँ पर हो गया, पेट के पास, नाभि के नीचे, तो इन जगह पर मेटल की एलर्जियां ज़्यादा होती है। अब एक अलग से फार्मर्स के लिए जिसमें एक डिजीज होती है एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो पार्थेनियम प्लांट से होती है, गाजर घास भी बोलते हैं जिसको, और ये खेतों में काम करने वाले लोगों में ज़्यादा होती है। और इसमें यूजुअली स्टार्टिंग जो होती है वो बॉडी फोल्ड से होती है, क्योंकि इसका जो एलर्जन रहता है वो फूल में रहता है और वो फूल हवा में घूमता है और उस हवा की वजह से जहाँ जहाँ वो कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ से तो बॉडी फोल्ड्स में उसका कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो इस वजह से बॉडी फोल्ड्स में वो ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग उसकी टिपिकली आँखों के ऊपर, अपर आईलिड में हो गया, नाक के फोल्ड्स हो गए यहाँ हो गया, गर्दन के आसपास हो गई, हाथों के जो ये फोल्ड्स हैं यहाँ हो गया, या कमर पे यहाँ पर फोल्ड्स बनते हैं तो यहाँ बन जाती हैं। इन जगह से स्टार्टिंग होती है। अगर आपका एक्सपोजर हट जाता है तो रिकवर हो जाता है पेशेंट, नहीं तो ये फिर वापस से बढ़ती जाती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में होने लग जाती है। फीमेल में, गाँव में फीमेल में जो कंगन पहनती है उस कंगन के नीचे ये फंस जाती हैं, या और कुछ ऐसा पहना हुआ है जिसके नीचे एलर्जन फंसने का डर हो और वो लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहे। जैसे आप अपने कपड़े नहाने धोने के बाद में कपड़े बाहर सुखाते हैं हवा में, उन कपड़ों में वो अगर एलर्जन ट्रैप हो गया है और अगर आप उन कपड़ों को पहनते हैं तो उसके बाद एलर्जी पूरे शरीर पर हो सकती है। तो ये जो एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं या गाजर घास वाली एलर्जी बोलते हैं, इसको पार्थेनियम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ये ज़्यादातर समय अप्रैल मई से स्टार्ट होती है और ये अक्टूबर नवंबर तक ज़्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पर ये पौधा सबसे ज़्यादा उगता है। इस पौधे को आप पहचान सकते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं। तो कभी भी अगर आपको इससे सेंसिटिविटी है तो आपको इस पौधे को डायरेक्ट हैंडल नहीं करना, अपने परिवार में किसी और को कह के या किसी और से इस पौधे को अपने घर के आसपास से हटवाना होता है। अच्छा, कई बार हमें पेशेंट बोलते हैं कि नहीं सर ये पौधा हमारे पास है ही नहीं, तो इसके जो परागकण होते हैं या एलर्जन होते हैं वो 2 किलोमीटर तक हवा में उड़ सकते हैं, यानी इतने दूर तक एलर्जी कर सकते हैं। तो कई बार ये ऐसा देखने को मिलता है हमें। अब एलर्जियों के लक्षण की बात हो रही है तो एक चीज़ और ये होता है कि एलर्जी में स्पेशली जो बाहर वाले एक्सोजेनस फैक्टर वाली जो एलर्जीज हैं, अगर उसमें आपने उस फैक्टर को रिमूव नहीं किया तो एवरी टाइम जो एलर्जी का एक्सटेंट है, जो एरिया है वो और सीवियरिटी है वो बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाता है। यानी शुरू में आपने हेयर डाई यूज करी तो हो सकता है शुरू में वो आपको केवल खुजली दे 2-3 दिन के लिए और ठीक हो जाए। शुरू के 4-5 बार हो सकता है ऐसा ही चलता रहे और आपको पता ना चले।
और फिर धीरे धीरे खुजली के साथ साथ दाने होना, पपड़ी आना, लाल निशान होना, खुजली का दिन 7 से 10 दिन हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें बढ़ सकती है। और फिर अचानक से एक दिन सीवियर एलर्जी भी हो सकती है, जिसमें बिल्कुल उजिंग होना, फ्लूइड आना, पानी आना, ये सब हो सकता है। तो जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाएगा एलर्जी बढ़ती जाती है। सेम चीज़ अपनी पार्थिनियम डर्मेटाइटिस में या एयरबोर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में होती है। वो भी स्टार्टिंग में फेस के आसपास से स्टार्ट होती है, बॉडी फॉल्ट से, और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी पे हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आपके एक्जिमा को पहचानने में, किस तरह का एक्जिमा है और क्या डायग्नोसिस हो सकता है उसका, कुछ आपको इसमें हेल्प मिलेगी ताकि आप उसके इलाज को समझ सको। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्जिमा में होने वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में और एक्जिमा के इलाज के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।